तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। इस सीरीज में हम लोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने एफडीआई के टॉपिक को सीखा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफडीआई के टॉपिक को। बिना टाइम गंवाए एफडीआई के नए पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एफडीआई के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर है इंडिया में, वो टॉप सेक्टर जिसमें सबसे भर भर के एफडीआई आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन कंपनी है, वो इन्वेस्ट करती है इंडिया के उन कौन से सेक्टर में, वो चलिए हम लोग फटाफट क्विकली देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुरियर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या टेस्टिंग एंड एनालिसिस। इन सब में जो अगर बात करें, इसमें 16% है जो एफडीआई, ये सबसे बड़ा पोर्शन है जो एफडीआई इसमें सबसे ज़्यादा रिसीव किया जाता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो स्पेशली जो केवल कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें, वो कम से कम 15% स्टेक है उनका। मतलब 15% अगर जो टोटल एफडीआई आती है, वो 15% केवल आईटी से रिलेटेड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होंगे वो आते हैं। अगर तीसरे की बात करें, ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग में जो इन्वॉल्व है, कोई भी जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं गुड्स, वो ट्रेड कर रहे हैं केवल, उनमें जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई का, उसमें 6% का आता है। टेलीकम्युनिकेशन में अगर बात करें तो उसमें भी 6% का जो शेयर है एफडीआई का। और लास्ट की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 5%। तो ये जो है बिगेस्ट, जो हाईएस्ट रिसीवर हैं एफडीआई के, उन सेक्टर की बात करें। होप आपको पता होगा कि ऑटो इंडस्ट्री क्या होती है, जो कार मैन्युफैक्चर करती है। टेलीकम्युनिकेशन से क्या मतलब, जो भी टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, चाहे वोडाफोन हुआ, आइडिया वोडाफोन, चाहे एयरटेल हुआ, चाहे जियो, ये सारे आते हैं। ऐसे ही सारे जो सेक्टर्स हैं, इन सारे ट्रेडिंग का मैंने बात ही किया, इनमें जो है ये हाईएस्ट रिसीविंग सेक्टर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या बेनिफिट होता है इन्वेस्टर के लिए, कि क्यों कोई दूसरी कंट्री में जाके रिस्क लेगा, उस वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो एफडीआई ऐसा क्या पर्पस होगा उसके लिए, क्या बेनिफिट होगा, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा जो अगर हम बात करें एज ए इन्वेस्टर, उसके लिए क्या बेनिफिट होगा एफडीआई का। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर कोई कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो यूएस में है, वहाँ पे वो देख रही है कि कई बार जियो पॉलिटिकल इशू, जियोग्राफिकल भी इशू होता है, कि मान लीजिए वहाँ पे ठंड पड़ रही है, ऐसी जगह है जहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंपनी में भी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा। तो वो दूसरी कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटी देखेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में, तो वो क्या कर रहा है कि इंडिया में भी एक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे भी एक प्लांट लगा रहा है, ताकि उसका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहे। अगर एक कंट्री में कोई इशू होता है तो दूसरी कंट्री का उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सपोर्ट करेगा। तो ये बोलते हैं डाइवर्सिफाई, जो मार्केट अपना डाइवर्सिफाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव। मतलब अगर वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, उसको जो भी प्रोडक्शन है, मान लीजिए अपनी होम कंट्री में उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है अगर उसको, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंट्री में जाए। अगर मान लीजिए उसको यूएस में उसका जो भी आ रहा है प्रॉफिट, उस पर 20% का टैक्स लग रहा है, और वो इंडिया को अप्रोच करता है, और इंडिया में गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, मैं इसको आपको 5% टैक्स कर दूंगी, आपको उतना टैक्स भारी भरकम देने की जरूरत नहीं है, और ये 20 साल के लिए होगा। ये भी नहीं कि अगले साल बढ़ जाएगा, उसको एश्योरेंस मिलता है। वो कंपनी क्या करेगी कि यार इतना सेविंग्स हो रहा है, मान लीजिए हर साल उसको 20,000 करोड़ उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको 15% उसको सेविंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 5,000 करोड़ देगा, और बाकी 15,000 करोड़ सीधा का सीधा उसका टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, इंडिया में प्लांट लगाएगा, सो दैट उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव हो सके। अगर हम लोग अगले बेनिफिट की बात करें तो क्या होगा, लोअर लेबर कॉस्ट। बहुत सारी कंट्रीज में कॉस्टिंग जो है लेबर की बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएस वगैरह हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जनसंख्या काफ़ी कम है। तो वो क्या करेंगे, वो एशियन कंट्री की तरफ मूव करेंगे। एशियन कंट्री में वो कंट्री जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, लोग नॉलेजेबल हों। तो मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में क्या है, आपके पास फैसिलिटी भी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि यहाँ पे चीप लेबर मिल सके। यहाँ पे एम्प्लॉय की कॉस्टिंग काफ़ी चीप है, जबकि वहाँ वेस्टर्न कंट्री में वही आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स में 10-20 गुना आपको लेबर कॉस्ट पड़ रहा है। तो वो बेनिफिट है इन्वेस्टर के लिए कि वो यहाँ पे आके सस्ते लोगों का इस्तेमाल करेगा, ताकि उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग कम पड़ सके। अगर हम लोग अगले बेनिफिट की बात करें
तो वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे जो रिसोर्स हैं जो वहां पे नहीं मिल रहे हैं वो दूसरी कंट्री में उसको बहुत इजीली मिल रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज के लिए वो दूसरी कंट्री में मूव करेगा। मान लीजिए इंडिया का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो टेक्निकलिटी इंडिया के लोगों के पास ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्सेज के लिए वो इंडिया मूव करेगा। वो भी एक बेनिफिट है इन्वेस्टर के लिए। अगले बेनिफिट की बात करें तो चीपेस्ट एंड क्वालिटी मटेरियल्स। मान लीजिए ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसकी कंट्री में काफ़ी महंगा पड़ रहा है बट इंडिया में उसको चीपेस्ट पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ेगा और उस रॉ मटेरियल की वजह से उसकी टोटल ओवरऑल जो कॉस्टिंग होगी वो सस्ती पड़ेगी। मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके जो भी आप एल्यूमिनियम है और भी जो है आयरन है वो वहाँ पे यूएस में महंगा पड़ रहा है और मान लीजिए वो इंडिया में उसके लिए काफ़ी चीपेस्ट है, तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्टिंग जो होगी वो रॉ मटेरियल की वजह से, अगर चीपेस्ट रॉ मटेरियल यूज़ होगा तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो कार की होगी वो नीचे होगी, जिससे उसका कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा या मार्जिन बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे यूएस में वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो 20 लाख में, जबकि वही कार इंडिया में क्योंकि रॉ मटेरियल की वजह से वही 15 लाख में पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 5 लाख की सेविंग हो रही, या तो उसका दाम घटा देगा कंपटीशन के लिए या उसकी सेविंग्स उसकी बढ़ जाएंगी। तो कोई भी हो अल्टीमेटली कंपनी को बेनिफिट होगा रॉ मटेरियल अगर चीप मिलेगा। अगले बेनिफिट की बात करेंगे, क्यों कोई इन्वेस्टर आना चाहेगा, तो प्रेफरेंशियल टैरिफ्स होंगे। अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपने यहाँ स्पेसिफिक टैरिफ्स लगा रही है, टैरिफ्स मतलब उसको बेनिफिट दे रही है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत सारे हो, जैसे टैक्स बेनिफिट हुआ या आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी दिए जाएंगे, आपको सपोर्ट दिए जाएंगे, तो जैसे भी बेनिफिट्स हों, जो वो टैरिफ्स हों, अगर वो बेनिफिट कोई स्पेसिफिक कंट्री अपने सेक्टर को प्रमोट करने के लिए देता है और उसका फ़ायदा उठाने के लिए स्पेसिफिक कंट्री के इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक बेनिफिट होगा उस कंट्री के लिए और उस इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करके उस टैरिफ का बेनिफिट उठा सकते हैं। सिमिलरली लास्ट वही सब्सिडीज भी कोई कंट्री इशू करती है कि आप अगर आइए तो हम आपको बहुत सारी सब्सिडीज देंगे, आपको प्रोसेसेस भी में हेल्प करेंगे, आपकी कॉस्टिंग में भी हेल्प करेंगे, ताकि आप यहाँ आइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट उठाइए। तो ये सारे जो सब्सिडीज़ हैं वो भी एक फैक्टर हैं जो किसी इन्वेस्टर के लिए इस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सारे जो हैं एक एज ए इन्वेस्टर एक बेनिफिट है, एक फैक्टर हैं जो वो अपनी कंट्री से उठ के इस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एफडीआई को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, एज ए इन्वेस्टर को प्रमोट करते हैं कि वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करे। तो अभी हमने बात किया कि एज ए इन्वेस्टर क्या बेनिफिट होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि एफडीआई का बेनिफिट क्या उस कंट्री पे भी होगा जहाँ पे एफडीआई आ रहा है, जो होस्टिंग कंट्री है। तो डेफिनेटली जो होस्टिंग कंट्री है उसके लिए भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एफडीआई आ रहा है तो वही कंट्री बेनिफिट ले रही है जो इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि एफडीआई जैसे भी आता है तो टेक्नोलॉजी होती है, वो पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उस कंट्री में भी काफ़ी होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे क्या होगा, इकोनॉमिक स्टिमुलेशन। वही जो मैं बात करूँ, जो पैसा आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस कंट्री के लिए नए नए प्लांट्स इस्टेब्लिश होते हैं, वो कंपनी इस्टेब्लिश करती है और वो प्लांट से लेके इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये एक होस्ट कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब जो रिसोर्सेज हैं, जो कॉस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होगा कि वो नई नई चीज़ें स्किल सीखेंगे उस कंपनी में काम करके, और इस तरीके से उनके स्किल डेवलप होगा और ताकि वो नया ग्रोथ कर सकें, और उनके थ्रू क्या होगा, नए नए ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, नए नए लोग ट्रेन होंगे। तो और ये ह्यूमन कैपिटल जो डेवलपमेंट होगा, मतलब रिसोर्सेज होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, वो नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलेगी और नई ग्रोथ उस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होगा, उस कंपनी के स्टैब्लिश के बाद जो टेक्नोलॉजी होगी, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे उस कंपनी के थ्रू सीखेंगे और वो जो नॉलेज होगा वो और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा उस कंट्री में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही कंपनी अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगी, अपना ऑफिस स्टैब्लिश करेगी, तो उस ऑफिस के लिए, उस फैक्ट्री के लिए नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, वहाँ के लिए एम्प्लॉय हायर करेगी। तो वो सारे लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट आया, नई कंपनी स्टैब्लिश हो गई। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी स्टैब्लिश हो रही हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन इंस्टीट्यूशन की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिल रहे हैं। तो ये भी एक होस्ट कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट है।
अगर लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक्सेस टू मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो कंपनी एफडीआई इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, उसका एक एक्सपर्टीज होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जापानीज कंपनी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है और वो स्टैब्लिश कर रही है, तो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट तो किया उसने, तो उसका जो एक्सपर्टीज होगा, वो जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मैनेजमेंट स्किल होंगे, वो इंडियन कंपनी को भी मिलेगा, इंडियन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें इतना, जैसे पहले हीरो हुआ करता था, ठीक है, हीरो के साथ होंडा ने आया, तो क्या हुआ कि होंडा से की जो टेक्नोलॉजी है वो हीरो को बेनिफिट मिला और आज हीरो सेपरेटली अपना इतना टू व्हीलर की इतनी बड़ी कंपनी होगी। सिमिलरली जैसे बजाज ने भी क्या किया, कावासाकी के साथ कोलैबोरेट किया और उसकी टेक्नोलॉजी, उसके एक्सपर्टीज का इनको बेनिफिट मिला और ये भी आज इंडिपेंडेंटली अपने टू व्हीलर को इतना बड़ा मार्केट बनाया। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक्सपर्टीज के थ्रू, स्किल के थ्रू जो होगा आपको होस्ट कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं, जो एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल बेनिफिट है किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ की टेक्नोलॉजी के लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो होस्ट कंट्री को भी एफडीआई से बेनिफिट मिलता है। तो अभी हमने बेनिफिट के बारे में बात की कि एफडीआई के क्या बेनिफिट हैं होस्ट कंट्री के लिए और इन्वेस्टर के लिए। तो सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग अगर पॉइंट वाइज बात करें कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर होस्ट कंट्री के लिए, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेस। मान लीजिए कोई कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, तो लोकल जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो जाता है, वो अपना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए वॉलमार्ट जो आया, वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट के थ्रू वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया और फ्लिपकार्ट जो है ऑनलाइन अपना सामान बेच रही है। अब ऑनलाइन वो इतना सामान बेच रही है और सस्ता, इतना डिस्काउंट, इतना वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो कंपनी से एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। तो वो जो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं वहाँ अब क्या होगा, लोकल जो वेंडर्स हैं, लोकल जो सेलर हैं, शॉप्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो जो बिजनेस को डिसरप्ट कर देंगे, लोकल बिजनेस को, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कि प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, ये एक बहुत बड़ा एफडीआई का डिसएडवांटेज है। मतलब जो कोई कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC और इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एग्जांपल लें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, वो कंपनी है इंडिया में काम करी, जितने FMCG अगर प्रोडक्ट्स आप देखोगे सारे, चाहे लक्स हो, चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, सारे प्रोडक्ट्स वो बनाती है। अब वो क्या कर रही है, वो कंपनी है यहाँ पे तो ऑपरेट कर रही है, उसका सामान बिक रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, और जो प्रॉफिट है वो मेजर जो प्रॉफिट है वो वापस अपनी कंट्री को रिपैट्रिएट कर दे रही है। इंडिया में वो प्रॉफिट अपना नहीं रख रही है, जो टैक्स पे कर रही है उसका जो नेट प्रॉफिट होगा तो वापस वो अपनी पेरेंट कंपनी, अपनी कंट्री में पैसा भेज दे रही है। तो ये है क्योंकि वो कमाया है विद इन कंट्री, उसने इस कंट्री से कमाया, इंडिया से कमाया है पैसा, बट वो पैसा जो कमाया है वो टैक्स देने के बाद सारा का सारा पैसा वो अपनी कंट्री में लेके चला जा रहा। तो एक ये जो है ये मेजर डिसएडवांटेज है किसी भी एफडीआई के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, एफडीआई के इस पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एफडीआई का टॉपिक जो है वो लेंदी है, काफ़ी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो सो हम लोग धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो एफडीआई के अगले पार्ट को हम लोग नए एपिसोड में सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये एफडीआई का एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।